नमस्कार भाव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भाव, बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में महायुति में बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। कहीं पर एनसीपी बीजेपी के सामने, कहीं पर शिंदे शिवसेना बीजेपी के सामने है। हाँ, वो तो है, ड्रामा है, चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। तू एक्शन कर ले, मुझे मार रहा है, मैं रोऊंगा, ये चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं। बाकी वो बिल्कुल समझदारी से काम कर रहे हैं। इन्होंने एक तय किया है जिसको महायुति बोलते हैं, शिवसेना बीजेपी और अजित दादा वगैरह। इन्होंने एक एक स्ट्रेटेजी तय की है कि भाई सत्ता का स्पेस तो हमारा होगा, अपोजिशन का स्पेस भी हम खा जाएंगे, ये तय किया हुआ है और इस स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं। हाँ, बाकी मीडिया वालों को क्या होता है कि कहीं झगड़ा होता है तो खुश हो जाते हैं। हम रास्ते से चलते रहते हैं, आपको मालूम है, रास्ते से चलते रहते, सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो हम चलते रहते हैं। लेकिन कहीं झगड़ा हो जाए, किसी औरत ने, किसी लड़की ने किसी को जूता मारा या किसी ने किसी को धक्का मारा, इसलिए पीट पीटा, तो हम रुक कर देखते। तो मीडिया बस वही तरीके से काम कर रहा है। अरे इधर कुछ झगड़ा चल रहा है, नहीं है तो झगड़ा झगड़ा है या नहीं है ढूंढो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, अपोजिशन बिल्कुल बिखर गया है। यानी ये चुनाव हो रहा है ये मैं मानता भी नहीं हूं, क्योंकि चुनाव है ही नहीं। अगर सामने कोई, मैं बीजेपी का समर्थक हूं, ये छुपाता नहीं कभी, लेकिन ये चुनाव अगर बीजेपी जीत रही है तो मुझे उसकी खुशी नहीं है। क्योंकि अगर लड़कर कोई जीतता है तो उसका अभिमान ज्यादा होता है। अगर सामने वाले मानो लूले लंगड़े इकट्ठा होकर कुछ बस बकवास कर रहे, बकैती कर रहे, चैलेंज दे रहे, जमीन पर कुछ है नहीं, तो उसको, उस जीत को मैं जीत नहीं मानता। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी के साथी जो है वो जीतेंगे, और दुबला पतला कमजोर अपोजिशन सामने होगा, उसमें मजा नहीं होती। लेकिन क्या होता है, जब भीड़ इकट्ठा करनी है तो मीडिया को भी टीआरपी के लिए दिखाना पड़ता है कि भाई देखो, दो तगड़े, एक तरफ अफगानिस्तान है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा चैलेंज दिया है, बड़े बड़े बोलते हैं ना, अफगानिस्तान के पास बॉलर कौन है, बैट्समैन कौन है, इनकी टीम कितनी अनुभवी है, वो भी देखना पड़ता है ना। लेकिन अगर उस मैच का मार्केटिंग करना है तो ये बोलेंगे उनका कोई रशीद वगैरह है, उनका कोई हुसैन नाम का बॉलर है, वो तो पहाड़ भी उतर कर बॉल जैसा घुमा सकता है। ऐसी जो झूठी वर्णन किया जाता है वो चल रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अफगानिस्तान को मालूम है अपनी औकात क्या है, ऑस्ट्रेलिया को भी मालूम है। लेकिन मैच है तो थोड़ा मजा आना चाहिए, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, बस उस ढंग से ये चुनाव चल रहे। और इसलिए इस चुनाव में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं उसके नतीजे जानता हूं क्या होने वाला है। अगर सामने वाला लड़ भी नहीं पा रहा है तो कौन जीतेगा ये बोलने के लिए जरूरत ही नहीं है ना, कोई जरूरत है। और इसलिए जो कुछ, अब देखो, एक आपको उदाहरण देता हूं। इसके पहले आप बोल सकते हैं कि एक महीना पहले 288 288 नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हो गए। उसमें 129 बीजेपी जीत गई, कुछ 51 52 ये जीत गए, कौन, एकनाथ की पार्टी, शिंदे की पार्टी, और 40 42 अजित दादा जीत गए। कांग्रेस कुछ 35 36 जीत गई। यानी कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट, ये तीन इकट्ठा किए तो भी एकनाथ की जो एग्रीगेट है उससे कम है। बीजेपी की बात ही छोड़ो, बीजेपी ने कम से कम 45% पिछले चुनाव में अभी नगर पालिका के जीत लिया, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे वगैरह तो उधर गए तक नहीं, गए तक नहीं। तो ये चुनाव अभी उसी चुनाव में मीडिया इतना कलरफुल रिपोर्ट देता था कि देखो, कणकवली, सिंधुदुर्ग में कणकवली नाम की नगर पालिका है, वहां नीलेश राणे और नीतीश राणे एक दूसरे की कॉलर तक पकड़ रहे हैं। अब इनका नगराध्यक्ष हुआ, उसको मेजोरिटी मिल गई और राणे फैमिली ही कणकवली पर राज करेगी। अपोजिशन में वही है और सत्ता में भी वही है, तो उसको क्या चुनाव बोलते हैं?
तो इसी ढंग से अभी पूरे महाराष्ट्र में 29 नगर निगम के चुनाव में वही हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए कौन जीतेगा ये बोलने में, देखो 3 साढ़े 3 महीने पहले देवेंद्र ने अपनी स्ट्रैटेजी डिक्लेयर की है, कोई मैं नई बात नहीं आपको बोल रहा हूं। 3.5 4 महीने पहले जब इसकी चर्चा शुरू हो गई कि कॉरपोरेशन वगैरह ये स्थानीय इकाई को चुनाव होने वाले, तब पूछा गया, तब देवेंद्र फडणवीस ने बोला था कि हम तीनों ने, यानी अजीत दादा, एकनाथ और देवेंद्र मिलकर हमने तय किया है कि भाई पॉसिबल है जहां जहां वहां अलायंस करेंगे, अगर नहीं होता है तो एक दूसरे से लड़ेंगे, फ्रेंडली फाइट करेंगे, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद साथ में बैठना है, ये पक्का ध्यान में रखो। इसका मतलब क्या है कि लड़ाई का ड्रामा करेंगे और उस ड्रामा का बड़ा बड़ा वर्णन, धुरंधर 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 चल रहा है तो चलने दो। क्या धुरंधर को सलमान खान का टाइगर पीछे छोड़ेगा वगैरह वगैरह चर्चा होती है, तो बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। जीतने वाला तय हो चुका है, कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा। भाव सवाल तो संजय राउत ये उठा रहा है ना कि अगर पिंपरी चिंचवाड़ में शरद पवार की एनसीपी और अजीत दादा की एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, तो फिर सरकार में वो क्यों बैठे हैं। फिर एक बयान भी अजीत दादा का आया कि 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोप जिन्होंने लगाए थे आज मेरे साथ वो सत्ता में है, इस पर बीजेपी बड़ी बिफर गई। तो ये सब कुछ भी हो रहा है, आपकी नजर में सिर्फ और सिर्फ एक नूरा कुश्ती है? बिल्कुल नूरा कुश्ती है, क्योंकि देखो अगर 95% पॉपुलेशन आप क्या बक रहे हो उस पर ध्यान तक नहीं दे रहा है, तो 5% जो आपस में कर रहे हैं वही तो नूरा कुश्ती है। क्योंकि इर्द गिर्द 95% लोग हैं वो आपकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे, और 5% लोग एक दूसरे से आरोप कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये और वो। बाकी 95% को कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन खबर तो बनती है ना, खबर तो बनती है कि भाई अरे अजीत दादा ऐसे बोला, संजय राउत ये बोला, बोला 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 बोला, हुआ क्या, कुछ भी नहीं है ना। तो ये मजाक बन गया, इन लोगों ने पॉलिटिक्स मजाक बना दिया। अब मुझे बोलो कि जब आखिरी दिन था पर्चा भरने का 30 दिसंबर, तो एक खबर आ गई कि कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी, इनका गठबंधन तय हो गया। अरे वाह वाह वाह, क्या बड़ा चैलेंज खड़ा किया बीजेपी के सामने। और एक चैलेंज, ठाकरे बंधु और कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर। जब 30 तारीख को क्लोज हो गई डेट, पर्चा भरने की तारीख खत्म हो गई, तो उस दिन टीवी पर और दूसरे दिन अखबार में खबर आ गई, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने उनको जो सीटें छोड़ी थी उसमें 18 जगह पर उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया। अब प्रकाश अंबेडकर और उनकी पार्टी का प्रवक्ता 4 दिन पहले बोल रहा है कि हमने मुंबई में 227 में 112 जगह कैंडिडेट खड़े करने की तैयारी की है। उनको बंटवारे में मिली 62 सीट और उसमें से उन्होंने 18 भरे ही नहीं, यानी इनके पास हारने के लिए भी कैंडिडेट नहीं है और चुनाव जीतने के लिए जीतना और लड़ने वाले कैंडिडेट की जरूरत होती है। अब मुझे बताओ कि अगर आपके पास हारने के लिए भी कैंडिडेट नहीं है तो आप बीजेपी या कोई एकनाथ शिंदे उनको चैलेंज क्या कर रहे हो। अब देखो, जो जहां कहीं आपको सीट मिली है, वार्ड मिला है, उस वार्ड में आप एक कैंडिडेट किसी भी गधे को खड़ा कर दो कि भाई ये ले लो, ये 10 15 20 हजार रुपए, कुछ 5,000 डिपॉजिट है, बाकी कुछ खर्चा होता है करो, और जाके एक अर्जी डाल दे, दूसरे दिन कुछ छटनी है जा, और खड़ा रहे। 500 वोट मिलेंगे, 800 वोट मिलेंगे, हार जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाले के, जीतने वाले के सामने आपका उम्मीदवार खड़ा तक होगा ना। 500 600 1200 2000 कुछ तो वोट मिलेंगे, हार जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास हारने के लिए भी कैंडिडेट नहीं है तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या होता है। मांगी क्यों रहे हो सर भाव, इतनी सीटें मांगी क्यों रहे थे प्रकाश अंबेडकर अगर उम्मीदवार खड़े वही करने तो मैं बोल रहा हूं,
नहीं तो हम तो अपनी ताकत पर लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट, हम हमारी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, ये सब हवाबाजी चल रही थी। अब दूसरी तरफ देखिए, दो ठाकरे बंधुओं के साथ मुंबई में शरद पवार गुट आ गया और शरद पवार के गुट को एक जगह दी गई थी जहां से किरीट सोमैया का बेटा चुनाव लड़ रहा है। और जब उम्मीदवार पर्चा भरने का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद खबर आ गई कि अरे उधर से तो शरद पवार के उम्मीदवार ने कैंडिडेट खड़ा किया था, उसने पर्चा ही नहीं भरा। फिर चर्चा शुरू हो गई कि अब उद्धव ठाकरे बंधु और किरीट सोमैया इनकी मिली भगत है। तो अब उन्होंने किसी इंडिपेंडेंट को पकड़ा और बोला तुझे हमारा सपोर्ट ले ले। ये क्या चुनाव है या मजाक है? आप बोलिए मुझे। आप अगर यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, ऐसी जो कंपटीशन की एग्जाम होती है, उसमें इतना मजाक से कोई अपेयर होता है? ये इन्होंने मजाक बना रखा है। बस मीडिया में ये सब चुनाव हम देख रहे हैं ना, और ये अपने मन का जो आभास है उसकी खबर बना देते। तो लड़ाई है ही नहीं अगर। और दूसरी बात है, बीजेपी अगर 3-4 महीने पहले से इसकी तैयारी कर रही है और वहां से तय हो गया था कि भाई ठाणा में एकनाथ शिंदे को अपर हैंड रहेगा, मुंबई में बीजेपी को अपर हैंड रहेगा, कल्याण डोंबिवली में दोनों 50-50 करेंगे, इतनी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन 5 जुलाई को दो ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर आ गए और आगे जाकर ठाकरे बंधुओं का करिश्मा, ठाकरे ब्रांड बोला गया। लेकिन 24 जुलाई तक, यानी पर्चा भरना शुरू होने तक, राज ठाकरे ने नहीं माना था कि हम एक साथ लड़ रहे। 24 दिसंबर को उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम साथ साथ लड़ेंगे, लेकिन सीटें किसकी कितनी है वो नहीं बोलेंगे। तो 5 महीने आपने लगा दिए कि हाँ भाई हम साथ आ रहे, तो अगले 5 साल के बाद एक साथ लड़ने की तैयारी करेंगे। उसके 5 साल बाद, यानी 10 साल बाद, दो ठाकरे बंधु इकट्ठा होकर ठाकरे ब्रांड के लिए लड़ेंगे पक्का। लेकिन इसके लिए 10 साल और लगेंगे। अगर इस स्पीड से ये जा रहे, 5 महीने आपको आपका अलायंस गठबंधन डिक्लेयर करने में लगते, तो उसके लिए कैंडिडेट तैयार करने में तो 5 साल लगेंगे और लड़ने के लिए और 5 साल लगेंगे। तो 10 साल के बाद शायद 2035 में जो चुनाव कॉर्पोरेशन के होंगे, उस वक्त ठाकरे ब्रांड का कुछ लड़ाई का करिश्मा हमें दिखाई देगा, आज नहीं दिखाई देगा। भाव इस साथ में आए क्यों? राज ठाकरे को तो शरद पवार भी नॉन सीरियस नेता कहते रहे, वो अपने हिसाब से राजनीति करते फिर गायब हो जाते। तो अब ये दोनों साथ में आएंगे, सच में कुछ कमाल कर पाएंगे? ये भी एक नूरा कुश्ती, एक पोस्चरिंग है कि हाँ ठाकरे ब्रांड जिंदा रहे? मुझे तो वो पता नहीं, लेकिन मुझे एक मालूम है कि इनको मीडिया ने इकट्ठा लाया। मीडिया हमसे, अरे यार इकट्ठा हो जाओ, हमारे लिए कोई खबर तो बने। आप झगड़ा करो, आप इकट्ठा हो जाओ तो खबर बनती है ना। देखो, एक हम फिल्म देखते हैं, हम एक उपन्यास पढ़ते हैं या एक नाटक देखते हैं, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी शुरू में सब कुछ ठीक था, बीच में बिगाड़ना और अंत में सब कुछ ठीक हो गया, कहानी खत्म। कहानी तो उसके आगे शुरू होती है। ये जहां हमने कोई राजकन्या होती है, वो किसी राक्षस के हाथ में फंस जाती है, फिर उसको राजकुमार आके छुड़ाता है और उनकी शादी हो जाती है। अरे शादी के बाद झगड़े कौन दिखाता है कभी? कहानी वही खत्म हो जाती है, बताने वाली कहानी। असली कहानी तो उसके बाद शुरू हो जाती है, जब शादीशुदा राजा और रानी, राजकुमार राजकन्या, उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन वो कौन बताएगा? कहानी में मिर्च मसाला चाहिए, तो ये सब अफवाह वगैरह फैलाना, तो मीडिया ने इनको साथ लाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसमें कोई दम भी नहीं था। ये सब इकट्ठा हो गए, एक साथ आ गए। 5 जुलाई को हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने वो वर्ली डोम में सबको दिखाया। उस वक्त जिस कारण से इकट्ठा हुए थे, वो गवर्नमेंट का हिंदी भाषा की सक्ति का जीआर तो वापस लिया गया था। और वहां भाषण करते हुए राज ठाकरे ने साफ साफ कहा था कि हम मराठी के इशू के लिए साथ आए, पॉलिटिकली आए, ऐसा नहीं बोला था। वो बोलने के लिए उनको अगले 5 महीने गए। तो ये बात इनकी है। अब देखो,
आप इतना चुनाव है, आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 5 तारीख है, यानी सिर्फ 8 दिन प्रचार के लिए बचे हैं। आपने कहीं शरद पवार गुट की जो कार्याध्यक्षा है सुप्रिया सुले, उनका कोई बयान देखा है इस निगम चुनाव के बारे में? तो उनकी पार्टी क्या कर रही है? चुनाव लड़ रही है। तो खबरें चल रही है और खबरों के लिए पार्टियां चल रही है। ऐसी पार्टियां ना लड़ सकती है ना जीत सकती है जो सिर्फ खबरों के लिए हुए। हमने देखा है पिछले 15-20 साल में आंदोलन या मूवमेंट जिसको बोला जाता है वो खत्म हो चुकी है। वो सिर्फ टीवी के चैनल के कैमरे के लिए आंदोलन होते हैं, किसी इशू पर नहीं होते, कोई मुद्दे नहीं होते। इनको मीडिया वाले ही मुद्दे देते हैं कि इस पर झगड़ा करो, यहां धरना करो, वहां मोर्चा निकालो, हम कैमरे लेकर आते हैं और कैमरे बंद, खत्म। 1-1.5 घंटे में आंदोलन खत्म हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता पार्टियां भी उसी लाइन पर चलने लगी है। तो अब पॉलिटिक्स मीडिया में बचा है, प्रैक्टिस में नहीं बचा है। भाव शरद पवार के पास वापस जा सकते हैं अजीत दादा, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि पिंपरी चिंचवाड़ में वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते थे, उनका अपना गढ़ है, उनको शरद पवार गुट की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? 1 महीना पहले या 3 हफ्ते पहले मैंने मराठी में वीडियो किया है कि अमित शाह के आशीर्वाद से 2 पवार इकट्ठा हो रहे हैं। शरद पवार का जो पॉलिटिक्स था वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड था। बहुत सारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूट, कारखाने हो वगैरह वगैरह, कोऑपरेटिव्स हो, वो सब जो गवर्नमेंट के सब्सिडी पर चलने वाली संस्थाएं है, अगर वही चलानी है तो सरकार से दूर रहकर नहीं चल सकती। समझे आप? तो 10 साल में मोदी जी ने यह दिखा दिया कि पवार किसी भी तरीके से सत्ता में नहीं आ सकते। तो पवार ने ही 3 साल पहले अजीत दादा को भेज दिया था और पवार ने असली गेम किया है तो मैं मानता हूं अपनी बेटी का ही गेम किया है। जो अजीत दादा बार बार बोलते थे कि हमारी बड़ौदा में, इंदौर में बीजेपी वाले से बात हुई थी, लेकिन आखिर मोमेंट में हमारे चाचा बोलते थे नहीं, अभी नहीं, क्योंकि बेटी को सेटल करना चाहते। और अगर मोदी शाह बेटी को साथ लेने को तैयार नहीं तो सब फिसल जाता था। अब बात यह हो चुकी है कि पवार की उम्र हो चुकी है और मैंने उस वक्त भी एक वीडियो किया था। ये जो मैं बोल रहा हूं कि पवार ने ही, अगर प्रफुल्ल पटेल निकल जाता है, वलसे पाटिल निकल जाता है, इसका मतलब पवार ही अजीत के साथ निकल गए। फिजिकली यहां है अलग। और तो अब ये हो चुका है कि उनको पता चला कि और मैं नहीं लड़ सकता, ना सुप्रिया आगे चलकर लड़ सकती है। उसमें उन्होंने बीच में जब ऐसा ये सब चर्चा चल रही थी, उनको सवाल पूछा गया कि क्या आप भी बीजेपी के साथ एनडीए में जाएंगे? तो पवार ने फिर से गोलमाल जवाब दिया कि अब मैं इतना एक्टिव नहीं हूं, सत्ता के साथ जाना है या आंदोलन का, संघर्ष का रास्ता चुनना है, ये सुप्रिया तय करे। और सुप्रिया बोलती ही नहीं, सुप्रिया नहीं बोल रही। उसका मतलब साफ है, पवार ने मान लिया कि वो थक चुके हैं और उनको ही लगता है कि बेटी पार्टी नहीं चला सकती। और आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुंबई के उनके पूना के शहर अध्यक्ष थे, वो गुस्से में आकर अजीत के साथ जाते तो गुस्से में वो हट गए पार्टी से, कांग्रेस में चले गए। प्रशांत कुछ नाम था उनका, जगताप। मुंबई की उनकी अध्यक्षा थी राखी जाधव, वो खुद बीजेपी में चली गई, बीजेपी से लड़ रही है। तो पवार ने यह स्वीकार कर लिया कि अभी मैं नहीं चला सकता, जिनको बचना है, रहना है, अजीत से दूर रहना है, वो सुप्रिया के साथ रहे और सुप्रिया तय करे। इसका मतलब साहब है कि दिखाने के लिए पवार गुट बचा है। और ये चुनाव होने के बाद अगर अगले 3-3.5 साल कोई चुनाव है ही नहीं, तो आहिस्ते आहिस्ते शरद पवार गुट जो एनसीपी का है वो बिखर जाएगा, ओझल होते जाएगा और फिर अपने आप ही वो अजीत दादा के साथ आ जाएगा। लेकिन ये 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? अजीत दादा को क्या दिखाना चाह रहे थे वो बीजेपी को? सामने बैठे मीडिया को कुछ तो देना पड़ता है ना।
ये तो कुत्ता अपने दरवाजे पर भौंकता रहे तो तुम भी कुछ टुकड़ा डाल देते हो ना। तो मीडिया को कुछ हेडलाइन मिली तो तुरंत समय के लिए चुप हो जाते हैं। अब ये 70,000 का जो आरोप है बीजेपी का है क्या? नहीं, वो पृथ्वीराज चौहान ने किया था जब अजीत दादा उप मुख्यमंत्री थे और पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे। तो वो आरोप असली में आरोप कांग्रेस का यानी पृथ्वीराज चौहान का है, जिन्होंने कहा 70,000 करोड़ चले गए इरिगेशन में और 10 या 100 या 1,000 एकड़ की भी इरिगेशन नहीं हुई। बीजेपी अपोजिशन में थी, बीजेपी ने वो मुद्दा उठा लिया। तो आरोप बीजेपी का कहां से हुआ? वो तो पृथ्वीराज चौहान का आरोप था और उसमें गुस्सा होकर अजीत दादा ने अपना उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। फिर किसी को भेजा, किसी को अपॉइंट किया गया और व्हाइट पेपर आ गया, उसमें अजीत दादा को क्लीन चिट दे गई। तो आरोप बीजेपी का कहां से हो गया? बस बार बार झूठ बोलते रहो, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। अभी कर्नाटक में, गोवा में बैलेट से चुनाव हो गया, फिर भी बीजेपी जीत गई। तो ये साला वोटर और बीजेपी की मिली भगत है। ये आरोप बहुत जल्दी आने वाला है। इस देश का वोटर जो है वो एक नंबर का गद्दार है, उसने बीजेपी से हाथ मिला लिया, इसलिए बीजेपी जीतती है। अगर वोटर हमसे गद्दारी ना करे, यानी अगर हमने, कांग्रेस ने देश को आजादी दी है तो वोटर गुलाम हो गए हमारा। ब्रिटिशों ने इन गुलामों को हमारे हाथों में बेचा है, ये हमसे गद्दारी कर रहा है। ये जो थियरी होती है ना ऐसी, वैसे ही है। तो 70,000 करोड़ का आरोप पृथ्वीराज चौहान का है, बीजेपी का नहीं। लेकिन आप भी मुझे पूछ रही हो। तो ये अभी अजीत दादा इसलिए बोला है कि कुछ ना कुछ मीडिया के मुंह पर मारना चाहिए ना, उनको हेडलाइन चाहिए। अब 16 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद सब लोग 70,000 करोड़ वगैरह भूल जाएंगे और ये बोलेगा अरे इसने ये करना चाहिए था, यानी बैल को दूध देना चाहिए था, बैल ने दूध नहीं दिया। मैंने मराठी में वीडियो बनाया कि जो दूध देना बैल से अपेक्षित था वो बैल नहीं दे रहा। इस ढंग का विश्लेषण नतीजों के बाद होगा। अरे चुनाव में उतरे हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको याद होगा जब 14 नवंबर को बिहार के चुनाव के नतीजे थे, 11 तारीख को दूसरे राउंड का वोटिंग होना था। संजय दीक्षित हो, ओमकार हो या धीरेन्द्र पुंडीर हो, उनके साथ जो मैंने वीडियो बनाए थे, मैंने बोला था 200 हो जाएगा, 175 तो पक्का है। लेकिन अगर सुनामी आ जाएगी तो 200 क्रॉस कर दिए। तो मैं तो ओपिनियन पोल नहीं लेता, मैं लॉजिकली बोलता हूं, बस लॉजिक के आधार पर बोला था, वो सही हो गया। तो मैंने कहां से निकाला था? मैं ग्राउंड रिपोर्ट लेने तो नहीं गया था। हाँ, लेकिन मैं जो देखता हूं उसमें जो कचरा, कूड़ा कचरा होता है वो निकाल लेता, वो खबर ढूंढने की कोशिश करता। ये जो कोई माहौल क्या है वगैरह प्रोग्राम होता है ना, उस प्रोग्राम का एक वीडियो मैंने देखा था। उसमें एक 60-70 साल की बुढ़िया थी, उसको उन्होंने पूछा कि किसको वोट दिया है, तो बोली मोदी को दिया है। उन्होंने क्यों, मोदी क्यों, नीतीश को नहीं दिया, तेजस्वी ने मोदी को दिया है। तो उसने घुमा घुमा कर 3-4 सवाल ऐसे पूछे और बाद में बोला यहां तो मोदी है ही नहीं, यहां तो जेडीयू का कैंडिडेट है, नीतीश का कैंडिडेट है, तो आप मोदी को कैसा वोट दे सकते हो? तो उस बुढ़िया ने जो जवाब दिया वो खबर थी। वो बोली नहीं नहीं, हमने मोदी को ही वोट दिया है, मोदी का चुनाव चिन्ह तीर है, बाण है। अब इसमें खबर ये थी कि इस बुढ़िया के दिमाग में इस चुनाव क्षेत्र में मोदी का चिन्ह तीर है, ये जिसने डाला है। इतनी माइक्रो लेवल पर अगर बीजेपी काम करती है तो बीजेपी जीतेगी। वो तो कोई चैनल की चर्चा, डिबेट नहीं देखती ना बुढ़िया वो, लेकिन वो उसके साथ आर्ग्यू करते, नहीं नहीं मैंने तो मोदी को ही वोट दिया है क्योंकि यहां मोदी का चुनाव चिन्ह तीर है। तो इसका मतलब उस बुढ़िया को किसी ने 3-4 बार ढंग से समझाया होगा कि भाई अगर यहां तुम्हारा वोट है और मोदी को देना चाहती हो तो तुमको लिस्ट में कहीं भी कमल चिन्ह नहीं दिखाई देगा। अगर कमल नहीं है तो तीर पर बटन दबाना है। यहां से मैंने समझ लिया कि चुनाव किस लाइन पर जा रहे हैं।
खबर वो होती है, लेकिन खबर क्या है? द्रोणाचार्य ने पूछा सामने क्या दिख रहा है? पत्ते दिख रहे, पेड़ दिख रहे, पहाड़ दिख रहे, या फल दिख रहे, शाखाएं। पंछी की आंख नहीं दिखाई दी। पत्रकारिता को पंछी की आंख देखनी चाहिए। वो छोड़कर सब कुछ देखते हैं, सब कुछ ग्राउंड रिपोर्ट बनाते हैं और समझ नहीं पाते कि खबर क्या है। तो इसलिए मुंबई में बैठकर मैं बिहार का लॉजिकली आंकड़ा या नतीजा सही बोल सकता हूं। इसका कारण मैं खबर ढूंढ लेता हूं, वो किसी भी कचरे कूड़ेदान में पड़ी हो। तो इसलिए ये जो होता है वो देवेंद्र हो या अजीत हो या एकनाथ हो, ये मीडिया के सामने टुकड़े फेंक देते हैं, बस ये चाटते बैठ जाएंगे और असली खबर इनके हाथ से निकल जाती है। भाव, ये जो मेयर को लेकर बवाल मचा है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी हिंदू बीएमसी का मेयर बनेगा। वहां से वारिस पठान उठ खड़ा हुआ है कि एक बुर्का पहनने वाली महिला क्यों नहीं बन सकती। ये सब क्या है? क्योंकि मुंबई में तो काफी हद तक डेमोग्राफिक चेंज तो हुआ है ना पिछले सालों में। नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अगर वो बुरखे वाली महिला हो सकती है बोल रहा है ना, इसी को मैं मीडिया के सामने फेंकी हुई हड्डी मानता हूं। मीडिया को भी मालूम है बुरखे वाली नहीं बन सकती, फिर भी उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे। क्यों बोलते हो भाई, क्यों बोलते हो? अगर वारिस जो है ओवैसी की पार्टी का, उसके 10 कॉर्पोरेटर भी चुनकर नहीं आएंगे तो बुरखे वाली महिला कहां से लाओगा? लेकिन चर्चा तो करनी है, 24 घंटे चैनल तो चलाना है, ढोल गले में डाला है तो बजाना तो पड़ेगा। तो बस किसी भी चीज, इसको हमारे गांव में हमारी नानी थी, वो एक कहावत हमारी बोली में बोलती थी, गावात लगी ननी कुतरेक बोआ। मतलब गांव में शादी है तो लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ढोल नगाड़े बज रहे और ये कुछ हो रहा है। दूल्हा जो है वो घोड़े पर बैठकर आ रहा है, या दुल्हन है उसको ग्राम दैवत है वहां कर लेके जा रहे, मेहमान आ रहे, मेहमानों की गाड़ी आ रहे। तो चौराहे पर जो बेवारस कुत्ते होते हैं उनको पसीने पसीने हो जाते, साला किस पर भौंकना है, इसको भोंकू या उस पर भोंकू या उस पर भोंकू। बस मीडिया की हालत वैसी हो गई है, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि खबर क्या है, कौन बाहर का है कौन अंदर का है, किस पर भोंकना है किस पर नहीं भोंकना है। तो जिनको इनकी तकलीफ नहीं चाहिए वो हड्डी फेंक देते हैं, ये चाटते बैठ जाते हैं। तो ये बुरखे वाली महिला कहां से आ गई? बुरखे वाली ओवैसी का मेयर होगा मुंबई में, वो चांद से आया होगा, बनाओ खबर। अब चांद पर जाना आना इतना आसान है, लेकिन खबर बनाया जाएगी, खबर बनेगी। भाव, ओवैसी की पार्टी में एक महिला, बुर्का पहने हुए वाली महिला को तो ये अध्यक्ष बना नहीं सकते, लेकिन मुंबई की मेयर बुर्का नशीन होंगी, ये बातें फैलाई जा रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक है, लेकिन बस मीडिया को भ्रमित करने के लिए पक्ष भी हम ही हो, विपक्ष में भी हम ही हो, इसीलिए इस तरह की खबरें दी जा रही है मीडिया को और वो हेडलाइंस बन रही है। और देखते हैं कि 16 जनवरी को जब नतीजे सामने आएंगे उस दिन क्या होता है, तब सबको पता चलेगा कि असली क्या खेल खेला महायुति ने। आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी दी भाऊ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।